जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटकर देखें तो भारत का अतीत ज्ञान और विज्ञान के सुनहरे उजाले से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। आज हम आपको एक ऐसे ही गौरवशाली प्रतीक के सफर पर ले चल रहे हैं जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा मंदिर था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय की गौरव गाथा, इसके वैभव और इसके इतिहास की पूरी कहानी। ज्ञान का वैश्विक केंद्र नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि प्राचीन भारत के बौद्धिक उत्कर्ष का शिखर था। मुख्य रूप से यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन इसकी महानता इस बात में थी कि यहाँ संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ महायान के साथ साथ हीनयान बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों और दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, सुमात्रा और मध्य एशिया जैसे दूर दराज के देशों से छात्र अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। अगर आज हम इस महान धरोहर को देखना चाहें तो यह वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। ये राजधानी पटना से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से महज 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। सदियों तक इतिहास के मलबे में दबे रहने के बाद इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। आज इसके खंडहर भी इसके प्राचीन वैभव, भव्यता और उस दौर के उत्कृष्ट आर्किटेक्चर का साक्षात एहसास करा देते हैं। क्या आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना इतना कठिन था कि यहाँ की लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर बैठने वाले द्वार पंडित गेटकीपर्स की छात्रों की कठिन परीक्षा लेते थे। केवल बेहद मेधावी छात्र ही इस विश्वविद्यालय की चौखट के भीतर कदम रख पाते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की श्रृंखला में हम नालंदा के इसी वैभव, इसकी विशाल लाइब्रेरी, धर्मगंज और इसके विनाश की उस दर्दनाक दास्तान को करीब से जानेंगे जिसने भारत से ज्ञान का एक अनमोल खजाना हमेशा के लिए छीन लिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में। आइए शुरू करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आए चीनी यात्री हवेनसांग तथा इत्सिल के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। 7वीं शती में जब हवेनसांग आया था उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक,
पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में हवेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। ये विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। यहाँ शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। नालंदा में सहस्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। ये रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्नसागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या 1 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यहाँ छात्रों का अपना संघ था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। ये संघ छात्र संबंधित विभिन्न मामलों जैसे छात्रावासों का प्रबंध आदि करता था। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री हवेन त्सांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। हवेन त्सांग ने लिखा है कि सहस्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। मित्रों, आपको हमारी आज की यह ऐतिहासिक प्रस्तुति कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री